नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं टारगेट यूपीएससी 2025। इस सीरीज़ में हमने ज़रा सा एक माइनर सा बदलाव किया है कि अब थोड़ा सा टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि बहुत रैंडम टॉपिक ना हो, उस पर कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। कुछ ऐसा बच्चों का कहना था, कुछ ऐसा लग रहा था, तो एक सीरीज़ की तरह चलेंगे। तो पहले इतिहास से शुरू करते हैं। जो इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो थोड़े कठिन हैं, जिनको समझ नहीं आता, जिनके ऊपर जो मटेरियल अवेलेबल है वो पूरा नहीं है, उसको लेकर पहले चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। तो मोहनजोदड़ो के बारे में है कि लाइम मोटर वॉज नेवर यूज्ड एट मोहनजोदड़ो इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग्स। तो जो आवास का निर्माण हुआ वहाँ पर चूने गारे की बात हो रही है। तो धौलावीरा में दूसरी स्टेटमेंट, धौलावीरा यानी कि दो साइट के बारे में देखना पड़ेगा। आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर है कि यहाँ स्टोन यूज नहीं हुआ। मोहनजोदड़ो में है कि लाइम मोटर नहीं यूज हुआ। तो चलिए देखते हैं दोनों को क्या उसका आंसर है, उससे निकल देगा हमारा। तो आईबीसी की ये साइट है। तो अगर बात करें पहले मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे पर है, इंडस रिवर के सिंधु नदी। दूसरी बात, जब इसकी जो खोज होती है तो ये खोज होती है 1922 में राखल दास बनर्जी यानी कि आरडी बनर्जी के द्वारा। अर्बन प्लानिंग के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत मशहूर है। अगर यहाँ पर एक ऐसी बात है, ली कॉर्ब्यूजियर ने जब चंडीगढ़ के डिज़ाइन को तैयार किया तो ली कॉर्ब्यूजियर ने जो इमेज में रखा था वो मोहनजोदड़ो को रखा था। तो मोहनजोदड़ो के जो प्लान था वो एक तरीके से चंडीगढ़ में यूज़ होता है। किस तरीके से, यहाँ पर क्या था, जो फ्रंट है घरों का वो मेन सड़कों पे नहीं खुलता जैसा कि हमारे आम शहरों में खुलता है, जिससे कि कंजेशन होती है। तो यहाँ पर बैक में खुलता था। जो मेन रोड थी उस पर सबकी बैक थी और चंडीगढ़ इसी तरीके से बनाया गया कि बैक पर है। दूसरी बात, जो ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ शहर था उस तरीके से ही चंडीगढ़ को भी बसाया गया। तो ग्रिड पैटर्न और जो घरों की बैक है वो मेन रोड पर रहेगी। इस चीज़ को यहाँ पर पूरे तरीके से फॉलो किया गया चंडीगढ़ में, और ये चीज़ यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और बात है, यहाँ पर जो ईंटें यूज की जाती हैं वो बर्न्ट बेक्ड यूज की जाती हैं। उनको कई बार बेक्ड कहा जाता है, यानी कि जिस तरीके से आज ईंटें मिलती हैं भट्ठों में पूरी तरह से पका के, पकी हुई ईंटें यहाँ पर यूज की जाती थी। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में हर जगह पर जहाँ पर भी ईंटें यूज की गई हैं वहाँ पर बर्न्ट ब्रिक की गई है। एक आधी जगह पर मड भी की गई है, मिट्टी की, वो देखेंगे कहाँ पर। तो बर्न्ट जो ब्रिक्स थी वो यूज किया जाता था यहाँ पर। अगर मोटर या गारे की बात करें तो यहाँ पर जो मेन गारा था वो जिप्सम का था, कैल्शियम सल्फेट का। बहुत माइनर लेवल पर, कम लेवल पर लाइम का यूज़ किया गया है, यानी कि चूने का यूज़ किया गया है, जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो लाइम मोटर यूज़ हुआ है लेकिन बहुत कम यूज़ हुआ है, मेनली जिप्सम यूज़ हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनको हम तस्वीरों के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन हमारा फोकस था वो इस पर था। प्लैंड है, दो हिस्सों में डिवाइड है, ये दो भागों में शहर ये डिवाइड है। और वहीं पर अगर देखें धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा, धौलावीरा, इसके बारे में सन 1967 में पहली बार जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जगतपति जोशी, जेपी जोशी भी कहा जाता है, जगतपति जोशी, उन्होंने इसके बारे में बताया। लेकिन रिसोर्सेस ना होने के कारण खुदाई नहीं हुई। खुदाई जाकर होती है 1990-91 में आरएस विस्ट के द्वारा, और फिर पता लगता है कि धौलावीरा तो एक बहुत बड़ी एक ऐसी साइट है। तो भारत की दो बड़ी जो साइट है वो धौलावीरा है और एक राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी और धौलावीरा बहुत बड़ी साइट्स के रूप में उभर कर आ रही हैं। और यहाँ पर क्या है, ये ऐसी जगह पर, कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में। ये धौलावीरा रन ऑफ कच्छ में है। जो कच्छ नेशनल पार्क है, कच्छ डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये धौलावीरा उसके अंदर आता है।
मोहनजोदड़ो यहाँ पर नदी के किनारे है। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट में फ़र्क है। ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी की कमी है, ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं, और इसी चीज़ ने दोनों साइट्स का जो बनावट है उसको डिफाइन किया है। तो यहाँ पर अगर जो एक पहला पॉइंट देखें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है शहर, जनरली 2 भागों में है, और चारों ओर से एक तरीके से दीवार से घिरा हुआ है, फुली सराउंडेड बाय डिफेंस वॉल। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है मोहनजोदड़ो में, यहाँ पर केवल वॉच टावर जैसे हैं कि एक मीनार बना दी गई छोटी सी, उसके ऊपर लोग बैठकर देख रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी ऐसी जगह पर था जहाँ पर खतरा ज़्यादा था, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल जगह पर था, इसलिए इसके ऊपर उस तरीके से सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अब लोकेशन की फ़र्क होने के कारण यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ हुआ है मेनली वो पत्थर यूज़ हुआ है, पत्थरों का यूज़ यहाँ पर खूब हुआ है, मैसिव यूज़ हुआ है। और उसके अलावा जो यहाँ पर मड ब्रिक यूज़ हुई है, यानी कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है धौलावीरा में। अब ऐसी जगह पर है तो पानी की जो यहाँ पर है वो कमी है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 नदियाँ हैं, मनसर, मनहर, दोनों बरसाती नदियाँ हैं। बरसाती नदियाँ होने के कारण यहाँ पर पानी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया गया है बहुत सारे रिजर्वायर बनाकर। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ का फेमस है। इस पर बहुत प्रश्न आते हैं कि कहाँ पर, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या लोथल में हो रहा है, कहाँ पर धौलावीरा में हो रहा है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है इसलिए यहाँ पर ये फेमस है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर जो मिलती है वो सबसे लंबी एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, अभिलेख मिलता है सिंधु भाषा में लिखा हुआ, 10 अक्षरों का कहा जाता है, सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, बाकी और फोटो के साथ देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रेट बाथ जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। रिचुअलिस्टिक इफेक्ट था, जो महाकुंभ की एक नहाने की जो एक प्रवृत्ति है, जो स्नान से एक पवित्र होना, जो इस भारत में जो धर्म में जो कल्चर से जुड़ा हुआ, वो कल्चरल लिंकेज अगर देखी जाए तो बहुत पीछे तक खींची चले जाती है। यूपीएससी इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लेता है, तो ये थोड़ा एनालिटिकल है, ये मेंस में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए उस चीज़ का भी प्रबंध, और यहाँ पर जो इसका बेस है यहाँ पर जिप्सम लगाया गया है उसको पक्का करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बिटुमिन भी लगाया गया है, जिसको असफाल्ट कहते हैं, जिससे सड़कें बनती हैं आजकल, ताकि वहाँ पर लीकेज ना हो सके। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी कहाँ पर थी, पहले ही थी। और जो मोहनजोदड़ो का समय है वो लगभग माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक। लेकिन जो धौलावीरा है वो मोहनजोदड़ो से भी पुरानी मानी जाती है, 3800 से लेकर 1500 बीसी तक। तो ये जो साल है ये कोई ऐसे एग्जैक्ट नहीं आते, क्योंकि ये बहुत अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अलग अलग देते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा जो यहाँ पर एक और मेन चीज़ मिली है वो जिसको कहा जाता है कि प्रीस्ट की मूर्ति है, वो भी यहाँ मिलती है मोहनजोदड़ो में। डांसिंग गर्ल जो इतनी फेमस है, ब्रॉन्ज की बनी हुई, कांसे की बनी हुई, जो कि नेशनल म्यूजियम में पड़ी है भारत में, तो ये भी यहीं पे मिलती है। ये बहुत छोटी मूर्ति है। डांसिंग गर्ल जब व्यक्ति पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी मूर्ति मिल गई होगी, लेकिन जब जाकर म्यूजियम में देखो तो बहुत छोटी सी है, मेरे ख्याल से इतना भी साइज़ नहीं है इसका, तो 10-11 इंच की है बस, तो बहुत छोटी सी ये होती है। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंस है हिस्टोरिकल, इसलिए इसका बहुत नाम है। उसी के अलावा अगर देखें तो मोहनजोदड़ो में मिलती है असेंबली हॉल, महान अन्नागार मिलता है, यानी कि ग्रेनरी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। तो यहाँ पर ये देखिए वाटर जो रिजर्वायर बने हुए कई सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से लिंक्ड थे ताकि ये बचाया जा सके पानी को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टोन का बहुत सारा यूज़ हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और आंसर की तरफ, अब आप आराम से निकाल लेंगे। तो कभी चूने गारे का प्रयोग नहीं हुआ ऐसा नहीं है, बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ है, ना के बराबर नहीं है। धौलावीरा में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, इम्पॉसिबल सी बात है। यहाँ पर तो केवल पत्थर ही मेजरली यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आंसर जो इसका हो जाएगा न तो 1 न तो 2। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी आजकल एक्ट्स जो थे बहुत कठिन, ये सबसे कठिन पार्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1813 का, 33 का, 53 का है, ये एकदम कठिन पार्ट है, ना ये मिले ना ये समझ में आए।
तो वैसा एक प्रश्न है, इसको देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या कह रहा है, 1773 के विनियमन अधिनियम के तहत स्थापित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की गई, को ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कब्जे पर असीमित अधिकार क्षेत्र था, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था उस पर सुप्रीम कोर्ट को असीमित अधिकार क्षेत्र था। दूसरा, उस समय सर्वोच्च न्यायालय को बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को वीटो करने की शक्ति भी प्राप्त थी। तो जो लॉ बनाएगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसको वीटो करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को था। तो चलिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको देखते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पहले से लिख दिए ताकि समय बचे, यूट्यूब का वीडियो है, आपका भी एग्जाम आ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो कहानी होती है कि बक्सर के युद्ध के बाद जब बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, उसके बाद अंग्रेजों ने बिल्कुल लूटपाट वाला काम किया, कोई रूल ऑफ लॉ तो रह नहीं गया था। तो 1770 में ही बहुत ही भीषण एक वहाँ पर अकाल पड़ता है, बहुत सारे लाखों लोग मारे जाते हैं। उसके बाद कई सारे युद्ध में भी कंपनी उलझी हुई थी, खास करके दक्षिण भारत में हैदर अली के साथ, मराठा के साथ। तो हैदर अली और मराठा के साथ लड़ते लड़ते जो इनके पैसे हैं, खास करके हैदर अली के साथ, तो थोड़ा ये इनका जो बिजनेस था वो डगमगा गया, वहाँ पर अकाल से डगमगा गया, यहाँ पर डगमगा गया। अब इनको चाहिए था पैसा, ये पहुँचे इंग्लैंड सरकार के पास, खास करके बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। इन्होंने कहा हमें 10 लाख पाउंड दे दो। वो इसी ताक में बैठे थे वहाँ पर कि अब तुम आए हो हमारे नीचे, अब देखेंगे तुम्हें, बताएंगे तुम बहुत। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इतना लूट के पैसे लेकर जा रहे थे, अपने आप को नवाब कहलाते थे अंग्रेजी में, नवाब का अंग्रेजी हो गया था नवाब। तो ये नवाब थे, रॉबर्ट क्लाइव नवाब बन चुका था एक, ठीक है। तो वहाँ के बाकी जो लोग थे वो कहते थे अब ठीक है अब आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत मिसमैनेजमेंट करते हो इसलिए हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उनको 14 लाख पाउंड का एक तो लोन दिया गया, दूसरा एक एक्ट पास किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो दो मेन पॉइंट थे, जो मोटिव था उनका, जो इंग्लैंड की सरकार का कहना था, वो एक तो था घूसखोरी को बैन करना, और इसलिए इन्होंने घूसखोरी को बैन किया, वहां पर सैलरी बढ़ाई, बैन हो ना हो, लेकिन जो मोटिव था। और दूसरा था कि जनता को, बंगाल की जनता को कंपनी के जो कुशासन है एक, उससे छुटकारा दिलाना, एक बेहतर शासन उपलब्ध करवाना। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए बनाया गया। तो दो जगह चेंजेस हुए हैं, चेंजेस इंग्लैंड में भी होंगे, चेंजेस इंडिया में भी होंगे। इंग्लैंड में कंपनी के हुआ करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर सबसे ऊपर थे, और कोर्ट जिनकी मतलब की प्रॉपर्टी थी, कंपनी में पैसा लगा हुआ था, शेयर होल्डर थे। इनका जो वोट करने का अधिकार था वो 500 पाउंड से बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दिया गया, ठीक है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टली कंपनी के भारत के साथ कम्युनिकेशन करते थे। ये पहले हर साल चुने जाते थे, इनको कहा गया कि भाई अब तुम 4 साल के बाद चुने जाओगे, 1/4 हर साल रिटायर होते रहेंगे। तो बड़ा इन पे कंट्रोल किया गया और इनकी गिनती फिक्स कर दी गई 24 तक। और साथ में ये भी कहा गया तुम्हारा जो रेवेन्यू अफेयर है, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी रिपोर्ट तुम ब्रिटिश कैबिनेट के सामने भी रखोगे। तो ब्रिटिश कैबिनेट का एक तरीके से जो कंपनी के ऊपर दखल है, कंट्रोल है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये तो इंग्लैंड में चेंजेस हुए। भारत में जो चेंजेस हुए, वहाँ पर एक तरीके से कलेजिएट गवर्नमेंट की फॉर्म की गई। जो बंगाल का गवर्नर था उसके साथ 4 व्यक्ति और रखे गए, ताकि वो एक साथ मिलकर एक सरकार को यहाँ पर चलाएंगे। और उसके साथ ही जो बंगाल की गवर्नमेंट थी उसको सुपरविजन का अधिकार भी दिया गया बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसके ऊपर। तो मुंबई और मद्रास एक तरीके से अब बंगाल के अधीन आने लग गए। एक तरीके से जो कंसोलिडेशन थी उनकी वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बनाई ताकि बेहतर शासन दिया जा सके। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि जो भी कानून ये बनाएंगे उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कैसा है, सही है, लीगल है, गलत तो नहीं, तब वो पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट जब पब्लिश करेगा तब जाकर वो कानून माना जाएगा। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वीटो पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये बहुत देर तक इस पूरे एक्ट में चलती रही।
अब कठिन सवाल आते हैं। अब ये नहीं कोई पूछेगा कि इस समय पे गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, वो दौर निकल गया है। अब इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक तरीके से यहाँ पर पावर दी गई ताकि वो कानूनों को चेक कर सके, काउंटर चेक कर सके। और उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट थी कि ऑल पब्लिक सर्वेंट, कंपनी के जितने भी नौकरशाह थे एक तरीके से, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में आ गए, चाहे वो मुंबई में काम करें चाहे मद्रास में काम करें। उसके अलावा अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी कि ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट इन बंगाल, यानी कि बंगाल के लोग, यूरोपियन, अंग्रेज, सब जो भी वहां पर जहां तक ब्रिटेन का राज चल रहा है कंपनी का, वो सारे इसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ गए। लेकिन उसमें बहुत इशू था, ये डिफाइन नहीं था। तो 1781 में एक अमेंडमेंट होती है, उसमें कहा जाता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केवल कलकत्ता तक सीमित रहेगी। और वहां पर जो ये वाली कंडीशन थी वीटो करने वाली, इसको भी थोड़ा हटा दिया गया और कहा गया कि जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को वो दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन अगर रेगुलेटिंग एक्ट पे आएगा तो शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रोविजन था। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट थे, कुछ क्या लगभग ये पूर्ण नहीं है, इसके अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है। अब कहीं से भी रेगुलेटिंग एक्ट पर सवाल आ जाए तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई इशू बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा सेटअप अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हैड अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पोजेशन। अनलिमिटेड तो नहीं थी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, पोजेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं थी सारी चीज़ों पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल पब्लिक सर्वेंट पे थी। बाद में क्या जो 1781 में अमेंडमेंट होती है उसमें वो भी कर दिया जाता है कि भाई अगर ड्यूटी के समय कोई गलती होती है तो नहीं माना जाएगा, तो बाद में लीपापोती कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम वाज आल्सो वेस्टेड विद पावर टू वीटो लॉज। तो वीटो लिखा नहीं हुआ लेकिन पब्लिश ये करते थे, ये पब्लिश तब करते थे जब इनको लगता था कि ठीक है तो वीटो ही हो गया वो। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसका सही हो जाएगा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन करेक्ट, तो 2 ओनली, तो ये हो गया 2 ओनली। तो ये थे आज के 2 इतिहास के प्रश्न। इसी तरीके के और जो कठिन टॉपिक है उनको लेकर हम बढ़ते रहेंगे। और आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लग रहा है इस तरीके से, इसमें और क्या किस तरीके के क्वेश्चन और लेकर आने चाहिए, पॉलिटी के कैसे लेकर आए, तो आप अपने सुझाव, सजेशन, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।